डाइट में कुछ ऐसी चीजें जो पहले ट्राइमेस्टर में जरूर शामिल करनी चाहिए? प्रेगनेंसी के टाइम पर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी ज़रूर लें। साथ में खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे इस समय साग आ रहे हैं, पालक है, ब्रोकली है, साथ में मिल्क ले सकते हैं। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ऑरेंजेस या स्वीट लाइम, इनमें भी फोलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है, तो इनको भी अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। परफेक्ट। कुछ ऐसी चीजें जो कि बोला जाता है कि डाइट में मत शामिल करो, स्पेशली पपाया को लेकर के कहा जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि रॉ पपीता नहीं खाना चाहिए। जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप कोई भी पपीता मत खाइए, 3 महीने की बात है। यू कैन ऑलवेज स्विच टू एनी ऑल्टरनेट फूड। पाइनएप्पल के लिए बोलते हैं, पाइनएप्पल भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है। साथ में डेट्स अगर हम बात करें तो वो पहले ज़माने में यूज़ किए जाते थे लेबर को स्मूथ बनाने के लिए, बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको अवॉइड करना एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बोला जाता है कि इस दौरान बेबी बम्प जो है वो विजिबल होने लगता है, तो थोड़ा सा उसको बताइए कि क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं और बच्चे में क्या क्या उस टाइम पर ग्रोथ हो रही होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो बेसिकली अब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, यानी वो बढ़ना शुरू हो रहा होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डाइटरी चेंजेस कुछ करने होते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो ज़रूर ऐड करनी चाहिए, सो दैट बच्चे को भी भरपूर न्यूट्रिशन मिले और माँ को भी इस तरह की दिक्कत ना हो। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो खाने में आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए एंड प्रोटीन भी भरपूर होना चाहिए। 2 सुपर फूड की मैं हमेशा बात करती हूँ, उसमें एक है रागी और दूसरा है दलिया। ये 2 सुपर फूड आपको अपनी डाइट में हमेशा लेना चाहिए। रागी में फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम तीनों की मात्रा भरपूर है। साथ में दलिया में भी आयरन अच्छे से होता है। अगर आप मिल्क ले सकते हैं तो मिल्क भी लीजिए, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। तो दोनों का जो वेट है कितना बढ़ना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तक, माँ और बेबी दोनों का? अगर हम पूरी प्रेगनेंसी की बात करें तो पूरी प्रेगनेंसी को जैसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बोलते हैं, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 किलो का वेट गेन और नेक्स्ट 3 मंथ्स में 5 किलो का वेट गेन नॉर्मल माना जाता है। मतलब यानी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 11 से 12 किलो का वेट गेन। एडवाइज करते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर दो, तो इससे भी आपका यूटेरस का मुंह खुले, डिलीवरी स्मूथ होगी। इस बात में है सच्चाई? तो ऐसे में अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, बस हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि स्लिप ना करें और अपने फुटवियर का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए सीढ़ी चढ़ते उतरते समय कि स्लिप होने का डर ना रहे इससे। बट यस, ये हेल्पफुल ज़रूर है। ओके। एक और लेडीज फॉलो करती हैं या बोला जाता है कि आप नीचे बैठ करके आटा गूंद लीजिए या रोटियां बनाइए या जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस है उस तरह की चीजें। लॉजिकल है, ये सारा कुछ लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप नीचे बैठ के आप पालती मार के बैठ रहे हैं, मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या आप सेकंड ट्राइमेस्टर से भी पालती मार के बैठना एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। उससे आपका पूरे पेल्विस के मसल्स रिलैक्स होते हैं, ओपन होता है पेल्विस। तो ये सारी चीज़ें यस, ये लॉजिकल हैं। प्रेगनेंसी तो वैसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है, लेकिन ये सिर्फ हैप्पीनेस या फिर ग्लो तक लिमिटेड नहीं होती है। कई बार प्रेगनेंसी के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, स्पेशली अलग अलग ट्राइमेस्टर में। हर ट्राइमेस्टर में बॉडी में अलग तरीके से बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों पर अलग अलग तरीकों से असर भी पड़ता है। तो ऐसे में ये जो हर ट्राइमेस्टर में बदलाव होते हैं, कई बार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसे समय रहते कैसे पहचाने, कैसे समझा जाए कि हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से कौन सी चीजें नॉर्मल हैं, कौन सी चीजें नॉर्मल नहीं है, डाइट हमें क्या लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स देख करके तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर खुशबू सक्सेना, जो कि कंसल्टेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन Cloud9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेघा, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हम कोशिश करेंगे आपके जरिए हमारी ऑडियंस तक प्रेगनेंसी के हर एक ट्राइमेस्टर के बारे में सारी जो डिटेल जानकारी है वो पहुंचा सके। तो डॉक्टर, हम चाहेंगे पॉडकास्ट की शुरुआत ऐसे से करते हैं कि सबसे पहले आप यही बताइए कि प्रेगनेंसी में एग्जैक्टली कितने ट्राइमेस्टर होते हैं, उनको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है? देखिए, प्रेगनेंसी को एक्चुअली 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। ये तीनों ट्राइमेस्टर बेबी के
डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एंड मदर में होने वाले बॉडी चेंजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर हम आसान भाषा में जाने तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी बीच के 3 महीने एंड थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट के 3 महीने। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं दिस इज द टाइम ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी यहाँ पर बच्चे के मुख्य अंग बन रहे होते हैं। साथ में मदर में भी बॉडी चेंजेस हो रहे होते हैं बिकॉज हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यही हॉर्मोन्स होते हैं जो इस टाइम पर बेबी को सपोर्ट करते हैं और बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते यूजुअली मेजर जो ऑर्गन्स होते हैं वो बन चुके होते हैं और ये टाइम होता है प्लेसेंटा के बनने का, और इस टाइम तक प्लेसेंटा हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन ओवरटेक कर लेता है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो ये टाइम होता है बेसिकली बेबी के ग्रोथ का, यानी अब बेबी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, और साथ में मदर की जो बॉडी है वो भी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो इसी तरह से हमने 9 महीनों को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। परफेक्ट है। आपने जैसे हमें बताया कि जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है, तो हम आपसे अब ये जानते हैं कि हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी चीजें हमें उस टाइम देखनी समझनी चाहिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। कहा जाता है जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो इस दौरान माँ और बच्चे दोनों के लिए ये बोला जाता है कि एकदम ऐसा टाइम है जब आपको बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड पे चलना पड़ता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मैंने आपको बताया ये टाइम होता है ऑर्गेनोजेनेसिस का, यानी इस समय बच्चे के मुख्य अंग बन रहे होते हैं। साथ में जो भ्रूण होता है वो इतना छोटा होता है एंड वो सिर्फ मदर के हॉर्मोन्स पर ही डिपेंडेंट होता है। भ्रूण इस समय यूट्रस की दीवार से चिपका हुआ होता है, यानी अब ये प्लेसेंटा नहीं है तो वो पूरी तरह से हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे में अगर कोई भी गलत खान पान, कोई भी गलत चीज अगर की जाए तो बच्चे पर अफेक्ट डाल सकती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हेल्दी प्रेगनेंसी में यूजुअली किसी भी इस तरह की किसी भी चीजों का इफेक्ट काफी कम होता है, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी यूजुअली इन सबको बेयर कर जाती है। बट प्रॉब्लम वहां पर आती है जहां पर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है या फिर हार्मोन का सपोर्ट वीक है, जैसे हम देखते हैं आईवीएफ प्रेगनेंसी में, या फिर अगर कोई भी ट्रीटेड प्रेगनेंसी है, या फिर जब मदर को ऑलरेडी कोई ब्लीडिंग हो चुकी है या उसको पेट में दर्द बना रहता है, इन सारी टाइम्स पर स्पेशल प्रिकॉशंस लेना ज्यादा जरूरी होता है। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यूजुअली एक नेचुरल सिलेक्शन का भी टाइम होता है, यानी इस समय जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, अगर उसका जेनेटिक मेकअप, यानी अगर उसकी जीन्स या फिर अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें अगर वो हेल्दी नहीं है तो भी वो अबॉर्ट कर जाता है। तो इसीलिए इस ट्राइमेस्टर में हम बोलते हैं मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं। तो इस दौरान बहुत ही जो लेडीज होती हैं ज्यादातर नौजिया, वॉमिटिंग और जी मचलाने जैसी प्रॉब्लम से काफी ज्यादा सफर करती हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं औरत के? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं एंड इन हॉर्मोन्स का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है जो मदर को बेयर करना पड़ता है। एक नॉर्मल तरीके से देखें तो बेसिकली ये जितना भी साइड इफेक्ट है वो एक्चुअल में बच्चे को प्रोटेक्ट रखने के लिए ही है। जैसे कि नोजिया और वॉमिटिंग की बात करें अगर, तो ये 70% से ज़्यादा फीमेल्स में होती है। मैं तो इसे एक तरह से डिटॉक्स की तरह से देखती हूँ कि नोजिया की वजह से आप कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं खा पाते हैं एंड बॉडी एक तरह से डिटॉक्स कर रही है और आप बाहर की कोई भी चीज़ से, कोई भी अनहेल्दी चीज़ से बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है। साथ में अब बच्चे का हार्ट बनना शुरू हो जाता है और बच्चा पूरी तरह से जो मदर का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन यानी हार्ट पे भी ओवरलोडिंग हो जाती है, मतलब हार्ट का काम ज़्यादा होने लगता है, तो मदर को भी बहुत तेज़ हार्ट बीट फील होने लगती है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में पाल्पिटेशंस बोलते हैं, यानी बहुत तेज़ तेज़ हार्ट बीट पता लगने लगती है। साथ में और प्रोजेस्टेरोन के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मदर को फीवरिश फीलिंग रहती है और एक्सट्रीम थकान रहती है। बेसिकली बॉडी में इतना कुछ हो रहा है, एक पूरा बच्चा बन रहा है, तो उसकी वजह से बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मदर को बहुत ज़्यादा वीकनेस भी इस ट्राइमेस्टर में फील होती रहती है। ठीक है। डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले ट्राइमेस्टर में ज़रूर शामिल करनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
हार्ट बनता है, साथ में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी बन रही होती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने के टाइम पर बॉडी में फोलिक एसिड की मात्रा सही होनी जरूरी होती है। तो इसीलिए इस टाइम पर फोलिक एसिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं फोलिक एसिड, आइडियली तो ये फोलिक एसिड कंसेप्शन से पहले ही यानी प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बट प्रेगनेंसी के टाइम पर भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड की टैबलेट्स भी जरूर लें। साथ में खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे इस समय साग आ रहे हैं, पालक है, ब्रोकली है, साथ में मिल्क ले सकते हैं। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ऑरेंजेस या स्वीट लाइम, इनमें भी फोलिक एसिड की मात्रा अच्छी होती है, तो इनको भी अपने आहार में जरूर शामिल करें। परफेक्ट। कुछ ऐसी चीजें जो कि बोला जाता है कि डाइट में मत शामिल करो, स्पेशली पपाया को लेकर के कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो पपीता मत खाइए, ऐसी चीजें हैं, ये कारगर होती हैं सर कि सच है इसमें? देखिए, कोई भी खाने की चीज हो, अगर उसका कोई भी मेडिसिनल इफेक्ट है, यानी वो एज अ मेडिसिन यूज की जा रही है, चाहे वो पीरियड रेगुलेट करने में यूज की जा रही हो या फिर वो लेबर इंड्यूस करने में यानी डिलीवरी को स्मूथ बनाने में की जा रही हो, इस तरह की सभी चीजों को अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम सिर्फ पपीते की बात करें, जिसके बारे में बहुत सब लोग बात करते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि रॉ पपीता नहीं खाना चाहिए। जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप कोई भी पपीता मत खाइए, 3 महीने की बात है। यू कैन ऑलवेज स्विच टू एनी ऑल्टरनेट फूड। ठीक है। तो इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें और भी डाइट से कट डाउन करनी चाहिए? जैसे हम पाइनएप्पल के लिए बोलते हैं, पाइनएप्पल भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है। साथ में डेट्स अगर हम बात करें तो वो पहले जमाने में यूज किए जाते थे लेबर को स्मूथ बनाने के लिए, बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको अवॉइड करना एक अच्छा ऑप्शन है। साथ में एरिएटेड ड्रिंक्स की बात करें या फिर कॉफी, अगर 1 कप से ज्यादा, उसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो कि बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है, तो इन सब चीजों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स देखने चाहिए जिससे पता चले कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं बन रही, तो तुरंत डॉक्टर से दिखाने का टाइम आ गया है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पेट में दर्द है या फिर ब्लीडिंग है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तुरंत। ठीक है। बहुत सारी लेडीज ऐसा बोलती है ना कि उन्हें कुछ फील नहीं हो रहा है पहले ट्राइमेस्टर में, और कुछ ऐसा होता है जिनके साथ बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ कैसे चल रही है, मेरी तो शुरुआत की 3 महीनों में तो ऐसा लग रहा है कि अब शरीर ने जवाब दे दिया है। तो ये क्यों चेंजेस होते हैं अलग अलग? देखिए, सबकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, सबके हार्मोन का प्रोडक्शन भी अलग है, तो ऐसे में किसी को सिम्टम्स ज्यादा हो सकते हैं और किसी को कम हो सकते हैं। और साथ में अपना टॉलरेटिंग कैपेसिटी भी सबकी अलग होती है, कोई अच्छे से टॉलरेट कर लेता है और कोई वही चीज को उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हम सबको एक समान नहीं रख सकते हैं। कुछ लोगों के साथ मिसकैरेजेस हो चुके होते हैं पहले, फिर उन्होंने सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान की होती है, तो ऐसे लोग हाई रिस्क में होते हैं कि उनको अपनी पहली ट्राइमेस्टर में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए? ये तो सच है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज सच भी केयरफुल ही रहना चाहिए, एंड स्पेशली अगर आपको पहले मिसकैरेजेस हो चुके हैं। यूजुअली हम एक मिसकैरेज, अगर वो 1.5 महीने से कम का है और सिर्फ एक मिसकैरेज हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आगे भी मिसकैरेजेस होंगे। हाँ, अगर किसी के 2 से ज्यादा मिसकैरेजेस हैं तो यस, ये प्रेगनेंसी उनके लिए उनको काफी प्रेगनेंसी उनके लिए हाई रिस्क है और उनको काफी केयरफुल रहना चाहिए और समय समय पे डॉक्टर का एडवाइस जरूर लेना चाहिए। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया या इस तरीके की चीजें, या कोई ऐसा पोजीशन जो उन्हें आप लोग मना करते हैं कि पहले 3 महीने में ये तरह की चीजें ना करें? देखिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी पर यूजुअली इस तरह की कोई भी चीज़ों का अफेक्ट नहीं पड़ता है, बट फिर भी हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि वो भारी वजन ना उठाएं, स्पेशली बाथरूम में बाल्टी वगैरह ना उठाएं, इसमें स्लिप होने का भी डर रहता है। जहाँ तक ट्रैवलिंग की बात है, ट्रैवलिंग के दौरान जर्क्स लगने का और बम्पी राइड का खतरा रहता है। तो अगर आप लंबे डिस्टेंस की भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, इवन शॉर्ट डिस्टेंस की भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर हो सके तो आप ऑटो या 2 व्हीलर्स को अवॉइड करके 4 व्हीलर्स यूज करें। उसमें थोड़ा सा कंफर्ट और जर्क्स थोड़ा सा कम लगते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस अगर प्लान कर रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से मिल लें और बीच बीच में
थोड़ा सा रुक कर अपने लेग्स की स्ट्रेचिंग कर लें और थोड़ा सा मूवमेंट कर लें और यूजुअली एक ब्रेक जर्नी को प्लान करें रादर दिन की एक साथ 10 से 12 घंटे की लंबी जर्नी अवॉइड करें। परफेक्ट। सेकेंड ट्राइमेस्टर पर आते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बोला जाता है कि इस दौरान बेबी बम जो है वो विजिबल होने लगता है, तो थोड़ा सा उसको बताइए कि क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं और बच्चे में क्या क्या उस टाइम पर ग्रोथ हो रही होती है। बेबी बम्प एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो पेशेंट्स पूछते हैं, स्पेशली अगर उनके कोई फ्रेंड्स भी साथ में प्रेग्नेंट हैं कि उसका बेबी बम्प दिखाई देना शुरू हो गया और मेरा नहीं दिखाई दे रहा है। यस, तो बेसिकली बेबी बम्प जो है वो 4th मंथ से दिखाई देना शुरू होता है। एंड जैसे पेशेंट्स फील करते हैं कि मेरा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, पेट के बीच में नहीं है, नीचे से ऊपर की तरफ आता है। एंड 4th मंथ तक बल्ज जाके दिखाई देता है। 3rd मंथ में हम लोग एग्जामिनेशन करके वो बल्ज पहचान सकते हैं। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी में 4th मंथ तक और सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ा सा पहले फील होने लगता है। ठीक है। और बच्चे में इस टाइम पे क्या ग्रोथ हो रही होती है सेकंड ट्राइमेस्टर में? सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बन चुके होते हैं, तो बेसिकली अब बच्चा डेवलप कर रहा होता है, यानी वो बढ़ना शुरू हो रहा होता है। तो इस दौरान जैसे आपने कहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो अपने न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से हार्मोन्स पर डिपेंडेंट है, इस दौरान प्लेसेंटा बन चुका होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर? सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा बन चुका होता है और जो हार्मोन्स बच्चे को सपोर्ट करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं अब प्लेसेंटा उनका प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए इस टाइम पर मदर की बॉडी में जो उथल पुथल होती है हार्मोन्स की वजह से, वो भी काफी हद तक कम हो जाती है और मूड स्विंग्स भी काफी हद तक कम हो जाते हैं इस टाइम तक आते-आते। तो इस दौरान भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे कुछ बॉडी में बदलाव दिखाई देते हैं क्या, जैसे कि उस दौरान नॉजिया, वॉमिटिंग ज्यादा होती है? इनफैक्ट बदलाव जो है वो अब तक आते आते सेटल होने लगते हैं। जैसे नॉजिया और वॉमिटिंग काफी हद तक कम होने लगती है और वीकनेस भी काफी हद तक कम होने लगती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। एंड इसको इसीलिए हम इसको गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि अब मदर थोड़ी सी रिलैक्स्ड फील करने लगती है, साथ में जैसे वो नहीं खा पा रहे थे शुरुआत में, तो अब भूख भी थोड़ी थोड़ी खुलने लगती है, क्योंकि अब बेबी को भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारी जो लेडीज होती हैं वो कुछ बॉडी में चेंजेस लेकर के आती हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। आप प्लीज बताइएगा। जैसे कहा जाता है कि बहुत सारी लेडीज को बैक पेन अचानक से फील होने लगता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है, तो बैक पेन कब नॉर्मल कंसिडर किया जाए और कब ये बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए तो अलर्ट हो जाए? देखिए, बैक पेन 3rd ट्राइमेस्टर में तो कॉमन होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन का कर्वेचर बदल जाता है, तो उस टाइम पर बैक पेन होना कॉमन होता है। साथ में बैक पेन कैल्शियम की, विटामिन D3 इनकी डेफिशिएंसी से भी होता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि धूप जरूर लें। सुबह की 10 से इवन 5 से 10 मिनट की धूप भी काफी हद तक बैक पेन में आराम दिला देती है। अगर बैक पेन के साथ, यानी बैक पेन के साथ अगर पेट में दर्द भी है, या फिर बैक पेन किसी भी तरह से रिलीव नहीं हो रहा है, चाहे रेस्ट करने से या कोई भी पोजीशन चेंज करके आप लेटे हुए हैं, उससे भी अगर नहीं रिलीव हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, स्पेशली अगर वो थाइस की तरफ जाता है या पेट की तरफ जाता है, अगर साथ में लगता है कि पेट में भी दर्द हो रहा है, तो ये बैक पेन नॉर्मल नहीं होता है। वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत ज्यादा आने लगे सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्मेल के साथ भी, तो क्या ये एक रेड फ्लैग है? वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये बेसिकली वजाइना को क्लीन रखने के लिए होता है। एक नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वो वाइट या हल्का ग्रेइश कलर का हो सकता है, एंड ये बहुत थिक नहीं होता है। अगर वाइट डिस्चार्ज थिक है या फिर उसका कलर चेंज हो रहा है, यानी वो ग्रीन या येलो कलर का है, या उसके साथ जैसे आपने बोला है स्मेल आ रही है, या फिर इचिंग होती है, खुजली होती है, तो ये इन्फेक्शन की निशानी है। एंड इस टाइम पर आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। ओके। क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो फेस करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते बॉडी में या पैरों में क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, तो ये क्यों होता है ऐसा? लेग क्रैम्प्स भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, कैल्शियम की कमी से होते हैं, एंड मैग्नीशियम की कमी भी हम देखते हैं। लेग क्रैम्प्स हम जब मैग्नीशियम पेशेंट्स की डाइट में बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डाइटरी चेंजेस कुछ करने होते हैं कि हाँ ये चीजें तो जरूर ऐड करनी चाहिए, सो दैट बच्चे को भी भरपूर न्यूट्रिशन मिले और माँ को भी इस तरह की दिक्कत ना हो? देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन और कैल्शियम का मेजर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अब बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन भी बनना शुरू हो गया है। साथ में जो उसके टीथ्स और बोन्स हैं उसमें भी कैल्शियम डिपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है।
मदर की बात करें तो उनका भी अब ब्लड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होने लगता है, तो उनके प्रोडक्शन के लिए भी ब्लड की आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो खाने में आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए एंड प्रोटीन भी भरपूर होना चाहिए। क्या क्या फूड सोर्सेज आप कुछ बता सकते हैं, सो दैट हमारी ऑडियंस को पता चले कि हाँ ये जरूर खाएं? दो सुपर फूड की मैं हमेशा बात करती हूँ, उसमें एक है रागी और दूसरा है दलिया। ये दो सुपर फूड आपको अपनी डाइट में हमेशा लेना चाहिए। रागी में फोलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम तीनों की मात्रा भरपूर है। साथ में दलिया में भी आयरन अच्छे से होता है। अगर आप मिल्क ले सकते हैं तो मिल्क भी लीजिए, उसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। पर यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर बताना चाहती हूँ कि आप डाइट में अच्छे से आयरन लें, अच्छे से कैल्शियम लें और अच्छे से प्रोटीन लें, बट जो एडवाइजेबल हम जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं उनको भी जरूर लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है प्रेगनेंसी में, ये इतनी ज्यादा है कि ये सिर्फ डाइट से पूरी नहीं होती है। साथ में जो हम डाइट में लेते हैं, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो सिर्फ 15 से 20% ही एब्जॉर्ब हो पाता है। तो उसके लिए इसीलिए सप्लीमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा डॉक्टर, जैसे कहा जाता है कि आयरन और कैल्शियम का जो सप्लीमेंट है उनको एक साथ नहीं लेना चाहिए, तो इनको लेने का भी कोई सही तरीका है? हाँ, देखिए आयरन और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब बॉडी में जाते हैं उसके बाद भी इनका एब्जॉर्प्शन काफी सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। आयरन अगर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ यानी हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ लिया जाए या फिर मिल्क प्रोडक्ट के साथ लिया जाए या इवन कैल्शियम के साथ लिया जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन और भी कम हो जाता है। अच्छा, अगर चाय के साथ लिया जाए तो भी एब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा आयरन और कैल्शियम के बीच में गैप रखते हैं। यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप कैल्शियम को दूध के साथ बेड टाइम पे ले लें, उसके साथ उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, एंड आयरन विटामिन सी के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, लेमन के साथ। तो हम यूजुअली पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप लेमन वाटर या शिकंजी के साथ आप आयरन को लें, उससे उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ग्रेट, ओके। हमने जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में ये तो जान लिया कि क्या खाना चाहिए, इस टाइम पे कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी चीज जिसका मेडिसिनल इफेक्ट आप देखते हैं, चाहे वो कोई भी हेल्थ ड्रिंक हो, हेल्थ टॉनिक हो या कोई काढ़ा हो, इम्यूनिटी बूस्टर हो, इस तरह की चीजों को हमेशा ही प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। तो हमने जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर की बात की, अब हम आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर पे, जिसे लास्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इसमें प्लीज बताइए कि माँ के शरीर में क्या बदलाव होते हैं और उस वक्त बच्चे की ग्रोथ क्या पूरी तरीके से हो जाती है और उसमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चे के ऑर्गन्स बन चुके होते हैं एंड थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते ये ऑर्गन्स मैच्योर होने भी शुरू हो जाते हैं, और साथ में बच्चे की ये ग्रोथ का टाइम है। बेसिकली फैट डिपोजिशन भी होता है बच्चे में, जिससे उसका साइज भी बढ़ता है। सिर्फ लंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो लंग्स की मेच्योरिटी 37 वीक्स, जिसको हम बोलते हैं 9 मंथ से 2 हफ्ते पहले तक, तो तब तक लंग्स की मेच्योरिटी हो रही होती है। एंड इस टाइम पे अगर प्री टर्म मतलब डिलीवरी होती है या फिर लेबर पेन्स जल्दी आ जाते हैं, तो उस टाइम पर बच्चे की लंग्स में बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जैसे बच्चे को बोलते हैं कि ऑक्सीजन पे रखना पड़ रहा है, या बाकी के ऑर्गन्स इस टाइम तक मैच्योर हो चुके होते हैं। मदर के बारे में बात करें तो अब बेबी की ग्रोथ की वजह से मदर का बेबी बम्प बड़ा हो जाता है, एंड बेबी जो होता है वो मदर के डायफ्राम को ऊपर पुश कर रहा होता है, जिससे लंग्स की कैपेसिटी कम होने लगती है, लंग्स के एक्सपैंड होने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो मदर को भी सांस लेने में तकलीफ होती है, जल्दी जल्दी सांस लेने पड़ती है, मदर की सांस फूलने लगती है, इस वजह से थकान भी रहती है। साथ में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि बच्चे की भी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी वजह से भी बहुत थकान रहने लगती है। इस दौरान जो वेट है वो माँ का भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चे का तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है। तो दोनों का जो वेट है कितना बढ़ना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते तक, माँ और बेबी दोनों का? अगर हम पूरी प्रेगनेंसी की बात करें तो पूरी प्रेगनेंसी को जैसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बोलते हैं, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में 1 किलो का वेट गेन, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में 5 किलो का वेट गेन नॉर्मल माना जाता है। मतलब यानी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में 11 से 12 किलो का वेट गेन एक
एवरेज लेडी के लिए हम बोलते हैं तो 11 से 12 किलो का वेट गेन नॉर्मल होता है। अगर कोई थिन बिल्ट है तो उसमें वेट गेन ज्यादा भी हो सकता है, 15, 16, 17 किलो भी हो सकता है। और अगर कोई हैवी वेट पर्सन है तो हम उसमें 8-10 किलो तक भी लिमिटेड रख सकते हैं, या फिर इवन 7-8 किलो तक भी लिमिटेड रख सकते हैं। वेट गेन अगर बहुत ही ज्यादा हो रहा है, जैसे हफ्ते में आधा किलो बढ़ रहा है, महीने में 2 किलो से ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये एक हेल्दी साइन नहीं है। ये यूजुअली एक साइन होता है कि हो सकता है मदर का बीपी बढ़ रहा हो। अच्छा, बीपी बढ़ने से भी वेट गेन होने लगता है? हाँ, बेसिकली ये वेट गेन जो होता है वो फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है। ये ऐसा हेल्दी वेट गेन नहीं है। ये बेसिकली शरीर में, जैसे आप बोलते हैं, पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग दिखाई देने लगती है हाथ पैर पे और चेहरे पे। तो इस केस में अगर अननेसेसरी वेट गेन बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, एंड स्पेशली आप बीपी के लिए जरूर दिखाएं। और बच्चे का कितना वेट होना इज नॉर्मल? अगर हम मिनिमम की बात करें तो 2.5 kg होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो इंडिया में हम 3.5 to 4 kg से ऊपर का यूजुअली हम लोग फिर सोचते हैं कि कहीं पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज में बच्चे का एक्सेस फैट डिपोजिशन होता है बच्चे के ऊपर, एंड इस टाइम पर मतलब बच्चे में वेट गेन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान में अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या डायबिटीज अनकंट्रोल रह रही है माँ की, तो इससे उन दोनों के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, माँ और बच्चे पर, और प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? देखिए, हाई बीपी एंड हाई शुगर दोनों ही नॉर्मल नहीं होते हैं, एंड ये प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर हम बीपी की बात करें तो यहाँ पे मैं रेड फ्लैग साइंस बताना चाहूंगी कि अगर किसी का बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है या फिर अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, ऐसे में अगर उनको कभी भी हेडेक होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसा फील होता है, पेट में दर्द होता है, या स्पेशली अगर आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, तो ये वार्निंग साइंस हैं कि ऐसे में पेशेंट्स को किसी भी तरह किसी भी टाइम पर कन्वर्जन्स आ सकते हैं, यानी झटके आ सकते हैं, एंड ये मैनेज करना घर पे काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह का अगर कोई भी साइन देखे तो तुरंत इमरजेंसी में जरूर जाए, चाहे वो रात हो रहा हो या दिन हो रहा हो, डॉक्टर के पास उस समय जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डायबिटीज में फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी होनी चाहिए, इसका बच्चे पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक तो वेट गेन बच्चे का बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। बच्चे के अराउंड जो फ्लूइड होता है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड जो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं ये कई बार बच्चा नहीं भी ले पाता है, तो ये बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। साथ में मदर में अगर शुगर ज्यादा है तो इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें, बीपी और शुगर हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, और कंट्रोल में रखने का एक ही तरीका है कि आप उनको टाइमली चेकअप कराएं और डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करें। डॉक्टर, ये बताइए कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे के मूवमेंट कैसे फील होते हैं मदर को, और उस दौरान क्या मूवमेंट बहुत ज्यादा होना या बहुत ज्यादा कम होना, दोनों एक रेड फ्लैग कंसिडर किया जाता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसा हम बताते हैं कि डेली फीटल मूवमेंट काउंट करना चाहिए मदर को, एंड इसके लिए हम बोलते हैं कि दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करके, यानी ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद आप बच्चे के मूवमेंट्स को फील करें, सारा और कोई काम छोड़कर 1 घंटे तक मूवमेंट्स को फील करें। अगर 3 से 4 मूवमेंट्स हो रहे हैं हर घंटे में तो हम इनको नॉर्मल कंसीडर करते हैं, यानी अगर 10 से 12 मूवमेंट्स दिन भर में हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है। बट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मदर को ऑलरेडी आइडिया होता है कि उसका बच्चा कितना मूव कर रहा है, तो अगर मदर को लगे कभी भी कि मूवमेंट्स ठीक नहीं है तो भी उनको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले यूजुअली बच्चा जो है लेथार्जिक हो जाता है सबसे पहले। तो इस टाइम पर टाइमली इंटरवेंशन काफी हेल्पफुल हो जाता है किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके। थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे लेबर पेन्स भी होते हैं, तो कई बार फॉल्स लेबर पेन्स भी होते हैं जिसे माएँ अक्सर समझ नहीं पाती और वो हॉस्पिटल जाने की तैयारी करने लगती हैं। तो जो ट्रू लेबर पेन है और फॉल्स लेबर पेन है, इसके बीच में हम डिफरेंस कैसे समझें? देखिए, ऐसे तो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ, और कितना समझ पाएंगे, इट इज ऑलवेज सेफ टू गो टू द हॉस्पिटल। पूरी प्रेगनेंसी में यूट्रस की हार्डनिंग होती रहती है, यानी पेट टाइट होता रहता है, एंड ये लास्ट तक, शुरुआत में इतना पता नहीं चलता है, बट लास्ट ट्राइमेस्टर स्पेशली लास्ट मंथ तक आते आते ये काफी प्रोमिनेंट हो जाता है, पता लगने लगता है कि पेट टाइट हो रहा है। तो अगर ये पेट टाइट हो रहा है और इसके साथ बैक एक भी है और ये पेन आगे की तरफ आ रहा है, थाइस की तरफ आ रहा है, और पेट में साथ में दर्द भी हो रहा है,
एंड अगर ये किसी भी तरह से रेस्ट करने के बाद या इवन आधे पौने घंटे के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो ये ट्रू लेबर पेन हो सकते हैं। इवन ये फॉल्स लेबर पेन्स भी अगर आपको लगता है तो अगर 1 घंटे तक ये नहीं बंद हो रहे हैं तो इट इज ऑलवेज सेफ टू गो टू द हॉस्पिटल। अच्छा, लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या मदर का डाइजेशन भी वीक हो जाता है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है ज्यादातर, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मोशन पास करने में? तो प्रेगनेंसी एक स्टेट होती है जहां पर बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं, स्पेशली द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा इसलिए होता है जिससे मैक्सिमम टाइम के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी जो खाना है वो मदर की बॉडी में रह सके, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ऐसे में इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स भी स्लो हो जाते हैं। तो इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन पूरी प्रेगनेंसी में लगभग बना रहता है, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर तक आते आते ये और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ना मिथ्स हैं, हम चाहते हैं कि प्लीज आप उसको बताइए कि ये सच में आज भी लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सही है या नहीं है। कहा जाता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आप घी खाना शुरू करिए तो इससे जो आपके बच्चे की डिलीवरी स्मूथ होगी और अच्छे तरीके से होगी। सच्चाई है इसमें कुछ? देखिए, घी माइलिनेशन के लिए जरूरी होता है, यानी बच्चे की जो नर्व्स बन रही होती हैं उसके लिए जरूरी होता है। और साथ में ये भी जानना जरूरी है कि अगर पतली दुबली फीमेल है, पेशेंट अगर पतला दुबला है, थिन बिल्ड है, तो उसमें फैट डिपोजिशन की जरूरत है। अगर ऑलरेडी पेशेंट ओबीज है, हेल्दी है, तो उसमें घी खाने से, बहुत ज्यादा घी खाने से, लिमिटेड मात्रा में हमेशा घी खाना चाहिए, यानी 1 से 2 चम्मच आप दिन में हमेशा ही ले सकते हैं। ज्यादा घी खाने से हाई बीपी, हाई शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बेसिकली बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, यानी वेट गेन की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिमिटेड अमाउंट में घी जरूर खाएं। बट ये जो मिथ है ये एक्चुअल में मिथ नहीं है। पहले के जमाने में जब न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं था लेडीज का, तो ऐसा बोला जाता था कि अगर फैट डिपोजिशन हो जाए तो बच्चे की डिलीवरी स्मूथ होगी। ये गलत नहीं था, क्योंकि अगर हम थिन बिल्ड फीमेल्स को देखें तो उनमें फैट डिपोजिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये एक पार्शियल हम लोग कह सकते हैं कि है, मतलब थिन के लिए अलग, ओबीज के लिए अलग। कुछ लोग एडवाइस करते हैं कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आप सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू कर दो, तो इससे भी आपका यूटेरस का मुंह खुलेगा और प्रेगनेंसी अच्छे तरीके से होगी, डिलीवरी स्मूथ होगी। इस बात में है सच्चाई? पूरी प्रेगनेंसी में ही एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। इसी से आपके जो पेल्विक के मसल्स हैं ये सारे रिलैक्स होते हैं। तो ऐसे में अगर 3rd ट्राइमेस्टर में आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, बस हाँ ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्लिप ना करें, और अपने फुटवियर का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए सीढ़ी चढ़ते उतरते समय, की स्लिप होने का डर ना रहे इससे। बट यस, ये हेल्पफुल जरूर है। ओके। एक और लेडीज फॉलो करती हैं या बोला जाता है कि आप नीचे बैठ करके आटा गूंद लीजिए या रोटियां बनाइए, या जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस है उस तरह की चीजें। लॉजिकल है, ये सारा कुछ लॉजिकल है, क्योंकि अगर आप नीचे बैठ के आप पालती मार के बैठ रहे हैं, मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या आप 2nd ट्राइमेस्टर से भी पालती मार के बैठना एक काफी अच्छी एक्सरसाइज है। उससे आपका पूरे पेल्विस के मसल्स रिलैक्स होते हैं, ओपन होता है पेल्विस। तो ये सारी चीजें यस, ये लॉजिकल हैं। ओके, परफेक्ट। एक बार हमें इस दौरान होने वाले ऐसे रेड फ्लैग्स बता दीजिए कि अगर 3rd ट्राइमेस्टर में आपको ये चीज दिखाई दे रही है तो दिस इज नॉट नॉर्मल, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं आपको डिलीवरी के साइंस बताती हूँ कि अगर डिलीवरी होने वाली हो तो यूजुअली जैसे हम बोलते हैं वाटर बैग रप्चर होना, जिसमें यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें शायद लग रहा है कि हमारा वाटर बैग रप्चर हो गया है, ज्यादा टाइम वो डिस्चार्ज निकलता है। तो जब वाटर बैग रप्चर होता है तो वो एक्चुअल में जो फ्लूइड आता है वो पानी की तरह ही होता है। हम उसको टैप वाटर कंसिस्टेंसी बोलते हैं, यानी वो बिल्कुल पानी की तरह ही होता है, थिक नहीं होता है। तो अगर वाटर बैग रप्चर हो रहा है, स्पेशली पेशेंट्स को लगता है कि शायद उनकी यूरिन लीक कर रही है और वो पता नहीं लगा पाते, तो अगर आपको लग रहा है आप यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, लगातार लीक करती जा रही है, तो ये भी हो सकता है कि लीकिंग स्टार्ट हो गई हो, वाटर बैग रप्चर हो गया हो। अगर ऐसा है, साथ में बैक एक हो रहा है, बैक एक के साथ अगर यूट्रस हार्ड हो रहा है, तो ये साइंस हैं कि डिलीवरी होने वाली है। अगर ये 37 वीक से पहले होती है, यानी 8.5 महीने से पहले होती है, तो ये प्री टर्म डिलीवरी में आती है। अच्छा, और 9 महीने के बाद होती है ये नॉर्मल डिलीवरी में। हम चाहते हैं कि जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ टिप्स दे दे कि हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए तीनों ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें जो महिलाएं हैं वो फॉलो करें, सो दैट उनकी प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी स्मूथली निकले।
प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड ये जर्नी आपको जीनी चाहिए। ऐसे में कोई भी अननेसेसरी अनऑथेंटिक एडवाइस ना फॉलो करें, जो कि मैं आजकल देखती हूँ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास रील्स देखकर। साथ ही किसी भी तरह की अननेसेसरी एक्टिविटी या अननेसेसरी खाना जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं उनको जरूर अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें अवॉइड करेंगे तो आप खुद भी पैनिक नहीं करेंगे और एंजाइटी फ्री रहेंगे। मेडिकल एडवाइस लें, कॉन्फिडेंट रहें अपनी प्रेगनेंसी में, बच्चे से बॉन्डिंग बनाएं और प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच एंड ऑडियंस, थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। इसे शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली उन लेडीज के साथ जो इस वक्त प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, सो दैट उन्हें भी पता चले कि हाँ, अलग अलग ट्राइमेस्टर में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनवीटी लाइव। थैंक यू।